नमस्कार। इग्नू के एमए हिंदी के इस वीडियो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम MHD 4 यानी कि नाटक और अन्य गद्य विधाएं नामक पाठ्यक्रम से संबंधित एक वीडियो कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय है शुक्लोत्तर हिंदी निबंध साहित्य। आप जानते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की जो निबंध परंपरा है उसको आमतौर पर 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। शुक्ल पूर्व का युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का मतलब यह है कि इसके केंद्र में जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जिन्होंने हिंदी में बहुत तरह के निबंध लिखे और ये माना जाता है कि हिंदी निबंध परंपरा में उनका सर्वोच्च स्थान है। तो थोड़ा सा परिचय मैं आपको शुक्ल पूर्व युग के निबंध साहित्य का दूंगा, थोड़ा शुक्ल युग के साहित्य का दूंगा और उसके बाद में हम शुक्लोत्तर निबंध साहित्य पर बात करेंगे। हिंदी निबंध परंपरा की शुरुआत जो है वो भारतेंदु युग से होती है। भारतेंदु युग जो है वो 1873 से लेकर 1900 के बीच में अवधि मानी जाती है। 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली, और इस तरह से उन्होंने जो साहित्य रचना की, उस साहित्य रचना के माध्यम से, जिसमें उन्होंने नाटक भी लिखे, कविताएं लिखी और निबंध साहित्य भी लिखा, तो जो निबंध उन्होंने लिखा या उनके जो सहकर्मी थे, उनके समकालीन थे, उन्होंने जो निबंध लिखे, उन निबंधों को हम शुक्ल पूर्व युग के निबंध या कहना चाहिए कि हिंदी में निबंध परंपरा की शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। इनमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र शामिल है, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, जगमोहन सिंह हैं और भी बहुत सारे लेखक हैं। सबका नाम यहाँ पर लेना संभव नहीं है, लेकिन ये समझ सकते हैं कि एक तरह से हिंदी में निबंध साहित्य की शुरुआत जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी खड़ी बोली जो है वो अपना स्वरूप निर्मित कर रही थी। जैसी परिनिष्ठित हिंदी हम बाद के काल में देखते हैं, वैसी परिनिष्ठित हिंदी हमें भारतेंदु युग के लेखकों में नहीं मिलेगी। वो कुछ अनगढ़ किस्म की, कुछ बिखरी हुई सी, लेकिन उसमें, उस भाषा में रचनात्मकता थी, उसमें उनके हृदय की सच्ची वाणी अभिव्यक्त हुई थी। और एक तरह से कहना चाहिए कि जो निबंध उन्होंने लिखे वो निबंध भी बहुत ही प्रभावशाली थे। भाषिक दृष्टि से हो सकता है कि हमें ये लगे कि उसकी भाषा जो है वो उस तरह की परिनिष्ठित भाषा नहीं है जो बाद में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय देखते हैं। भारतेंदु युग के लेखकों ने 3 तरह के निबंध लिखे। राष्ट्रीय, सामाजिक और व्यक्तिक विषयों पर लिखे, यानी कि ऐसे विषयों पर उन्होंने लिखा जिनका राष्ट्रीय महत्व हो, जो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और जो व्यक्तिक किस्म के भी हों। आपने प्रताप नारायण मिश्र का निबंध पढ़ा होगा, धोखा। तो धोखा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो सामाजिक निबंध भी है और वो एक तरह से व्यक्तिक निबंध भी है। तो व्यक्तिक और सामाजिक दोनों तरह के निबंध उस काल में लिखे गए, राष्ट्रीय विषयों पर भी लिखे गए। उनका उद्देश्य जो था वो लोगों में जन जागृति पैदा करना था। इस युग के जो लेखक थे, भारतेंदु हो या बालकृष्ण भट्ट हो, प्रताप नारायण मिश्र हो या राधाचरण गोस्वामी हो, आप जानते होंगे कि ये सब लोग पत्रिकाएं निकालते थे। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधिनी आदि।
और इसी तरह से प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नाम की पत्रिका निकाली थी, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला था, और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नाम से पत्रिका निकाली थी, और बहुत सारे लोगों ने उस समय पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। पत्र पत्रिकाओं के लिए निबंध एक बहुत जरूरी विधा है, और इस दृष्टि से इस युग में निबंध विधा का बहुत ही विकास हुआ। उनके निबंधों में आप देखेंगे कि उनकी जो शैली है वो हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण है, कटाक्षपूर्ण भी है, लेकिन उसमें विचारों और भावनाओं का भी हमें पूरा कहना चाहिए कि वैचारिक दृष्टि से भी और भावनात्मक दृष्टि से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें उनके हृदय की पूरी उन्मत्त भावना, उनकी स्वच्छंदता जो है वो भी समावेश हुई है। भाषा की दृष्टि से मैं कह चुका हूँ कि वो अनगढ़ और भदेशपन लिए हुए भाषा है, जिसे कि बाद में द्विवेदी युग के अंदर काफ़ी हद तक उसको एक परिनिष्ठित रूप दिया गया। निबंधों का ये जो शुक्ल पूर्व निबंधों का जो दूसरा हिस्सा है वो द्विवेदी युग का है। द्विवेदी युग जो है उसकी पहचान है महावीर प्रसाद द्विवेदी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उनके नाम से द्विवेदी युग जाना जाता है, और वो 1900 से 1920 के बीच का समय माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, और इस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी को एक परिनिष्ठित रूप देने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने समकालीन जो लेखक थे उनको एक तरह से ये बताया, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि उन्हें किन विषयों पर कविता लिखनी चाहिए, कहानी लिखनी चाहिए, निबंध लिखने चाहिए, और इस तरह से वो एक माने में उस युग के प्रवर्तक भी कहे जा सकते हैं, उसका नेतृत्व करने वाले भी कहे जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद जो है बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं लिखा, कविता भी लिखी थी, उन्होंने निबंध लिखे बहुत तरह के, और उनके निबंध बहुत प्रभावशाली भी थे। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने सरस्वती का संपादन करते हुए हिंदी भाषा को परिनिष्ठित रूप दिया। जो बदेशपन और अनगढ़ता हमें भारतेंदु के समय की भाषा में दिखाई देती है, वो एक तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय तक आते आते हिंदी जो है वो बहुत ही संस्कारित, बहुत ही परिनिष्ठित रूप उसने ग्रहण कर लिया था, और अब उसमें उस तरह की चीज़ें नहीं थी जो हम भारतेंदु युग में देखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शुक्ल पूर्व युग में दो महत्वपूर्ण दौर हमारे सामने आते हैं, काल हमारे सामने आते हैं, एक भारतेंदु युग और दूसरा द्विवेदी युग। और इस तरह से शुक्ल जी से पहले तक का समय जो है वो 1920 से पहले 1873 से लेकर 1920 तक का पीरियड जो है की अवधि जो है उसे हम शुक्ल पूर्व युग के तौर पर जान सकते हैं। द्विवेदी युग में जो निबंधकार थे, जिनमें खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण है, बालमुकुंद गुप्त जिन्होंने भी बहुत प्रभावशाली निबंध लिखे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूरण सिंह, पद्म सिंह शर्मा आदि उस दौर के महत्वपूर्ण निबंधकार थे। इन लोगों की निबंध में बौद्धिकता का, वैचारिकता का एक तरह से प्रभाव था, और कुछ हद तक इतिवर्तात्मकता थी। इतिवर्तात्मकता का मतलब एक तरह का वर्णन करने की प्रवृत्ति थी। जो भी उनको जानकारियाँ मिलती थी वो सीधे सीधे उन जानकारियों को प्रस्तुत कर देते थे। उसमें जो हमें भारतेंदु युग के लेखकों में स्वच्छंदता, उन्मुक्तता दिखाई देती है, वो द्विवेदी युग के लेखकों में नहीं दिखाई देती है। न लालित्य दिखाई देता है, शैली की दृष्टि से भी वो सीधी सहज शैली में लिखने वाले ये लेखक थे। इन्होंने कोई नए प्रयोग नहीं किए, कोई नए ऐसे विषय नहीं उन्होंने उठाए जिसमें कि उन्हें भाषा की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से कुछ नया करने का अवसर मिले।
तो ये शुक्ल पूर्व युग के निबंध हैं जिन पर हमने आपसे चर्चा की। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे शुक्ल युग के निबंधों पर। शुक्ल युग, जैसा मैं बता चुका हूँ, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से उस युग का नामकरण हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के साहित्य इतिहास कार थे, वो आलोचक थे और वो कहना चाहिए कि निबंधकार भी थे। उन्होंने कई तरह के निबंध लिखे, साहित्यिक विषयों पर भी निबंध लिखे, मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे। उनके क्रोध, उत्साह, लोभ और प्रीति आदि बहुत सारे निबंध हैं जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। वो निबंध हिंदी में अपने तरह के पहले निबंध थे और इन विषयों पर हिंदी में लिखने वाले वो पहले लेखक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मनोवैज्ञानिक विषयों पर लिखते हुए भी उन्होंने उसे किसी भी रूप में बोझिल नहीं होने दिया। उसके साहित्यिक पक्ष को हमेशा उन्होंने संवार कर रखा, साहित्यिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया और उन्होंने मनोवैज्ञानिकों को व्यावहारिकता के से जोड़ कर देखा। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक विषय जैसे क्रोध है या लोभ और प्रीति है, तो लोभ और प्रीति की या क्रोध की या उत्साह की जो सामाजिक भूमिका है, उस सामाजिक भूमिका पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया और उसका विश्लेषण किया। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक विषयों पर भी काफ़ी कुछ लिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि रामचंद्र शुक्ल के समय जो दूसरे निबंधकार थे और स्वयं रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने भाषा को द्विवेदी युग की भाषा के परिनिष्ठित रूप को एक रचनात्मक आयाम दिया और ये रचनात्मक आयाम देकर उन्होंने विषय की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, सब दृष्टियों से उसे एक प्रौढ़ कहना चाहिए कि विधा के रूप में स्थापित किया। इस दौर के अन्य जो प्रमुख निबंधकार हैं उनमें जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, पांडे, बैचंद शर्मा उग्र आदि बहुत सारे लेखक हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ कि इस युग के जो निबंध हैं वो विचारों और भावों की सूक्ष्मता को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से बहुत प्रभावशाली है। उसमें जो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग में हमें दिखाई देती है, उससे भी इस युग के लेखक एक तरह से मुक्त हो गए थे और उनके विचारों का पक्ष जो है वो ज़्यादा सघन, ज़्यादा सूक्ष्म और व्यंजक हुआ। लालित्य पक्ष जरूर इस युग का कमज़ोर रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो लिखा वो काफ़ी प्रभावशाली था और इसीलिए शुक्ल जी को निबंध रचना के क्षेत्र में एक तरह से केंद्रीय व्यक्तित्व हम हिंदी में मान सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था निबंध को परिभाषित करते हुए कि तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखन की भिन्नता इस बात में भी है, इस बात से भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ, अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को लिए हुए चलता है। निबंध में जितना विचार जरूरी है, विचार की सत्ता जितनी महत्वपूर्ण है, भाव की सत्ता का भी उतना ही महत्व है। तो इस तरह से हमने हमारा आज का मुख्य विषय है शुक्लोत्तर हिंदी निबंध, लेकिन हम पृष्ठभूमि के रूप में शुक्ल युग के और शुक्ल पूर्व युग के निबंधों पर भी थोड़ी बहुत हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब हमारे सामने शुक्लोत्तर युग के निबंध पर हम बात कर सकते हैं। उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने मैंने रख दी है। शुक्लोत्तर युग का आरंभ हम 1940 से मान सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शुक्ल युग जो है 1920 से 1940 के बीच का पीरियड है। उससे पहले का पीरियड जो था, पहले की अवधि थी, वो शुक्ल पूर्व युग की थी और शुक्ल जी का समय है वो 1920 से 40 के बीच का समय है। तो इसके बाद 1940 से के बाद का जो समय है वो शुक्लोत्तर युग की शुरुआत 1940 से मान सकते हैं और वो एक लंबा पीरियड है, लंबी अवधि है। इस पूरे दौर में हिंदी निबंधों
कि कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से काफ़ी विकास हुआ। अभी तक निबंध विषय की दृष्टि से, विचार और भाव की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से एक प्रौढ़ परिपक्व रूप सामने आ गया था। शुक्ल जी के समय में उसकी रचनात्मकता भी काफ़ी उभर कर आई थी। लेकिन इस दौर के अंदर, यानी कि जो शुक्लोत्तर युग है, उसमें कहना चाहिए कि निबंध लेखन में काफ़ी मौलिकता दिखाई देने लगी। जैसे जैसे यथार्थवादी जीवन दृष्टि और मौलिकतावादी मनोवृत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे पाठक निबंध साहित्य के प्रति आकर्षित होते गए। कथ्य, शैली और भाषा की दृष्टि से इस दौर के निबंध अपने पूर्ववर्ती निबंधों से काफ़ी अलग और वैविध्यपूर्ण है। और इस दृष्टि से इस शुक्लोत्तर युग के निबंध साहित्य को हम कथ्य और शिल्प की दृष्टि से 4 धाराओं में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। एक विचार प्रधान निबंध, दूसरा भाव प्रधान निबंध, तीसरा ललित निबंध और चौथा व्यंग्य निबंध। इन चारों पर हम संक्षेप में आगे चर्चा करेंगे और इससे आपको जो है शुक्लोत्तर निबंध परंपरा को समझने में सहायता मिलेगी। जैसा मैं बता चुका हूँ कि 4 तरह के निबंध है शुक्लोत्तर युग में: विचार प्रधान निबंध, भाव प्रधान निबंध, ललित निबंध और व्यंग्य निबंध। विचार प्रधान निबंधों में विचारों की प्रधानता रहती है, यानी कि इस तरह के निबंध जिसमें विचार केंद्र में होते हैं और पूरा कथ्य जो है कि विचारों को केंद्र में रखकर लिखा जाता है। जैसे आपके पाठ्यक्रम में रामविलास शर्मा का निबंध संस्कृति और जातीयता जो है वो एक तरह का विचार प्रधान निबंध ही है। और क्योंकि उसमें रामविलास शर्मा जो है संस्कृति और जातीयता यानी नेशनलिटी, उस पर वो वैचारिक रूप में एक विचारक के रूप में बातचीत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भावों का अभाव होता है, भाव होते हैं, लेकिन विचार की तुलना में निबंधकार के भाव कम उजागर होते हैं। शैली और भाषा की दृष्टि से भी उसमें लालित्य का अभाव रहता है। जिस ललित निबंध की आगे हम चर्चा करेंगे, उससे अगर तुलना करके देखें तो जो विचार प्रधान निबंध है उसमें आपको लालित्य का अभाव दिखाई देगा। आमतौर पर जो विचार प्रधान निबंध है, जैसे कुछ हद तक शुक्ल जी के निबंध भी विचार प्रधान ही माने जाएंगे, तो इस निबंध की शैली के तौर पर आमतौर पर समास और व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सूत्र रूप में कोई बात कहना और फिर उसकी व्याख्या करना, या पहले विस्तार से विषय को समझाना और उसके बाद में निष्कर्ष रूप में कोई सूत्र प्रस्तुत करना। तो ये वैचारिक निबंध जो होते हैं उसकी ये विशेषता होती है। ये कोशिश होती है वैचारिक निबंध में कि जो भी बात निबंधकार कहना चाहता है उसमें जटिलता और उलझाव ना आए, क्योंकि अगर जटिलता और उलझाव आएंगे तो निबंधकार अपनी बात प्रभावशाली ढंग से नहीं कह सकेगा और पाठकों तक वो बात संप्रेषित भी नहीं होगी। इसलिए वैचारिक निबंधों में भी भाषा सरल, सहज और संप्रेषणीय होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि निबंध एक साहित्यिक विधा है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि वो विचार प्रधान निबंध में रचनात्मकता और कलात्मकता जरूर हो। अगर वह नहीं है तो फिर विचार प्रधान निबंध एक सामान्य लेख की तरह हो जाएगा, वो साहित्यिक विधा के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। इस दौर के जो वैचारिक निबंधकार हैं उनमें जैनेन्द्र कुमार, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, राहुल सांकृत्यायन आदि बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी एक ही तरह के निबंध लिखते हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। जैनेन्द्र के निबंध वैचारिक निबंध होते हुए भी उसमें अपनी शैली अलग है, उनकी भाषा भी बहुत अलग है और वो रामविलास शर्मा की तुलना में थोड़े ज़्यादा जटिल किस्म की भाषा लिखते हैं। तो इस रूप में आप देखेंगे कि ये जो विचार प्रधान निबंध है, ये विचार प्रधान निबंधों में विचार प्रमुख होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में रामविलास शर्मा का निबंध संस्कृति और जातीयता पाठ्यक्रम में है और उसका एक अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इससे आपको विचार प्रधान निबंध की विशिष्टता एकदम समझ में आ जाएगी। वो एक अंश है उस निबंध का जिसमें रामविलास शर्मा लिखते हैं
इस देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं। इन जातियों की अपनी अपनी संस्कृति है। इन सभी जातियों की संस्कृतियों के सामान्य तत्वों का, उनके समुच्चय का नाम भारतीय संस्कृति है। भारत की जातियों से भिन्न भारतीय संस्कृति की सत्ता कहीं नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ही स्पष्ट रूप से वो इस बात को समझा देते हैं कि संस्कृति और जातीयता का आपस में क्या संबंध है। अब दूसरा जो निबंध परंपरा है वो है भाव प्रधान निबंध। भाव प्रधान निबंध में भावों की प्रधानता होती है, यानी कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि विचार नहीं होते, लेकिन प्रधानता भावों की होती है और इसी दृष्टि से ये भाव प्रधान निबंध लिखे जाते हैं। भाव प्रधान निबंधों में की जो शैली होती है वो व्यक्तिपरक होती है, उन्मुक्त होती है, उसकी भाषा में प्रसाद गुण होते हैं। और इस भाव प्रधान निबंध लिखने वालों में कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर अज्ञे, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा आदि कई नाम लिए जा सकते हैं। ये जो भाव प्रधान निबंध है, इन भाव प्रधान निबंधों के माध्यम से लेखक अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उन भावनाओं के साथ विचार भी आते हैं, लेकिन विचार एक तरह से कुछ हद तक छुपे हुए रहते हैं, वो बहुत स्पष्ट उजागर होकर नहीं आते। जैसे मैं आपको सामने धर्मवीर भारती का एक निबंध है, एक घृणा अनेक आयाम, उसका एक अंश पढ़ता हूँ, इससे आप भाव प्रधान निबंध की विशेषता समझ सकेंगे। ये उनके अंधा युग के एक चरित्र अश्वत्थामा पर उन्होंने ये निबंध लिखा था। तो वो लिखते हैं, अश्वत्थामा का चरित्र खुद मेरे लिए एक पहेली हो गया था। उसके आंतरिक विकास क्रम में इतना प्रबल आवेग था कि मैं लिख डालता था और फिर काफ़ी रात गए छत पर टहल टहल कर सोचा करता था कि अब अश्वत्थामा की घृणा, कटुता, आवेग, विक्षोभ, इन सब से मैं आविष्ट था, कहीं कहीं आक्रांत भी। मैं बहुधा सोचता रहता था कि इतना ध्वंसात्मक, इतना पीड़ादायक पात्र मेरी चेतना में कहाँ अवस्थित था और क्यों। आप देखेंगे कि ये जो पूरी शैली है लिखने की, इसमें लेखक अपने मन की भावनाओं को ज़्यादा प्रबल ढंग से व्यक्त कर रहा है। बातें हैं, कुछ वैचारिक बिंदु भी हैं इसमें, लेकिन इसके साथ साथ भावनाओं का जो आवेग है वो भी हमें दिखाई देता है। तीसरे तरह का निबंध जिसकी चर्चा हम करेंगे वो है ललित निबंध। ललित निबंध के केंद्र में लालित्य यानी कि सौंदर्य तत्व रहता है, सौंदर्य तत्व की प्रधानता रहती है। वहाँ विचार और भाव दोनों होते हैं, लेकिन वो बहुत मुखर होकर नहीं आते, या कहना चाहिए को उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि शिल्प का, शैली का जो सौंदर्य है वो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सामने आए। एक और विशेषता जो होती है कि ललित निबंध में जो भाव विचार व्यक्त किए जाते हैं उसमें मौलिकता होती है, उसमें कल्पनाशीलता होती है, एक तरह का रूमानी भावबोध की प्रधानता भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ललित निबंध में जो विचार और भाव का सांस्कृतिक पक्ष है वो ज़्यादा उजागर होता है। तो इस दृष्टि से ललित निबंध कह सकते हैं कि कुछ हद तक भाव प्रधान के नज़दीक, भाव प्रधान निबंधों के नज़दीक होता है, लेकिन भाव प्रधान निबंधों में जो लालित्य का अभाव होता है वो ललित निबंध में उसका अभाव नहीं होता। और इस दृष्टि से ललित निबंध भाव प्रधान निबंध से अलग होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये निबंध जो है व्यक्ति प्रधान होते हैं, इसकी शैली उन्मुक्त और सरस होती है और विचारों का इसमें निषेध नहीं होता, बल्कि भाव और विचार एक दूसरे में पूरी तरह से समाविष्ट होकर प्रकट होते हैं। ललित निबंधों की भाषा लालित्यपूर्ण, सहज, संवेदनशील और जीवित होती है, जीवंत होती है। हजारी प्रसाद ललित निबंधों में लिखने वालों में सबसे बड़ा नाम है, लेकिन इसके अलावा विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, प्रभाकर माचवे आदि ने भी बहुत ही उत्कृष्ट ललित निबंध लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज आपके पाठ्यक्रम में, उसका एक अंश मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो लिखते हैं, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वो नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य।
नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिस पर समाज की मोहर लगी होती है, आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित। इस तरह से आप देखेंगे कि शैली का बड़ा महत्व होता है ललित निबंध में, और भाषा और शैली का सौंदर्य निखर कर आता है। अंतिम निबंध का जो प्रकार है वो है व्यंग्य निबंध। आपके पाठ्यक्रम में हरिशंकर परसाई का जो निबंध है तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, वो व्यंग्य निबंध ही है। व्यंग्य निबंध आमतौर पर राजनीतिक और सामाजिक विषय पर लिखे जाते हैं, और इसमें समाज में, राजनीति और समाज में व्याप्त जो विषमता, विसंगति, विडंबना, रूढ़िबद्धता और अंतर्विरोध है, वो लेखक व्यंग्य के माध्यम से उजागर करता। समाज की स्थिति से विक्षुब्ध होकर लेखक व्यंग्य का सहारा लेकर अपनी बात कहता है। हिंदी के जो प्रमुख निबंधकार हैं उनमें हरिशंकर परसाई का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ला आदि भी बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार हैं। तीसरे दर्जे के श्रद्धेय के निबंध को आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह व्यंग्य का सहारा लेते हैं। जैसे एक अंश में आपके सामने पढ़ता हूँ, जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह समाजवाद मार्ग है, पर वे ले कहीं और जा रहा है। महात्मा गांधी पर सारे ठग रहते हैं, रविंद्र मार्ग पर बुच्चड़ खाना खुला है, परीक्षा में कोई बैठता है और पास कोई दूसरा हो जाता है। सारे देश में शक्कर के दाम 2 रुपये किलो निश्चित किए गए हैं, पर इस घोषणा के बाद ही उसका दाम 4 रुपये से बढ़कर 4.25 रुपये हो जाता है। आप ध्यान दें कि व्यंग्य निबंध में जो व्यंग्यकार है वो कथ्य में व्यंग्य पैदा करता है, भाषा में व्यंग्य पैदा करता है और शैली में व्यंग्य पैदा करता है। यानी कि कोई पक्ष ऐसा नहीं होता जिसमें व्यंग्य नहीं होता। तो इस तरह से ये जो शुक्लोत्तर निबंध है, इनको हम इन 4 श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं, और इन्हीं 4 श्रेणियों में बाद में भी लगातार निबंध लिखे गए हैं। कुछ निबंध आपके पाठ्यक्रम में उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये निबंध, कौन सा निबंध भाव प्रधान है, कौन सा विचार प्रधान है, और कौन सा जो है व्यंग्य का है, और कौन सा ललित निबंध है। ये मैं समझता हूँ कि जो बातें मैंने कही है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।